सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 11वीं की हिंदी के अंतर्गत आज मैं आपको अपने वीडियो में शब्दकोश, कौन सा टॉपिक बच्चों? शब्दकोश, जिसको आप लोग इंग्लिश भाषा में समझते हैं डिक्शनरी। क्या कहते हैं उसको? डिक्शनरी। तो इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, ये क्या इसका हमारे जीवन में उपयोग है, कैसे इसको देखते हैं और ये हमें कैसे नए नए शब्दों से परिचित कराता है, ये सब आपको एक शब्दकोश यानी डिक्शनरी के माध्यम से, जब हमें कोई कठिन शब्द आ जाता है किसी भाषा में, हम उसका अर्थ समझने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तो फिर हम उस भाषा की डिक्शनरी को खोजते हैं और उस शब्द का अर्थ समझते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको समझेंगे। तो बच्चों, जैसा बताया गया कि भाषा का कोई भी रूप जब तक हम बोलचाल के रूप में प्रचलित रहता है, जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा हम बोलते हैं, तो हिंदी भाषा के बोलचाल में बहुत सारे ऐसे शब्द प्रचलित रहते हैं जिनको कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, समझते हैं, तो उनको आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो इंग्लिश भाषा को हम पढ़ते हैं तो कुछ शब्दों से तो परिचित रहते हैं, लेकिन ये रहता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस भाषा का कम उपयोग है, तो बहुत से ऐसे शब्दों को कभी पढ़ा और फिर उसके बाद बहुत दिनों तक उसका प्रयोग में नहीं किया तो भूल जाते हैं। तो जब रूप प्रचलित रहता है तब तक तो लोग अभ्यास और प्रयोगों के आधार पर ही शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, पर जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है और उसके बोलने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी उस भाषा की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगती है कि अब ये भाषा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तब उसके शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोशों का निर्माण जरूरी हो जाता है कि भाई इस शब्द का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ, जब हम डिक्शनरी खोलते हैं, मान लो आप भार्गव की डिक्शनरी खोलते हैं, ऑक्सफोर्ड की खोलते हैं, तो कोई शब्द दिया गया है तो उस शब्द में लिखा रहता है कि ये नाउन है, इसका अगर हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका एडवर्ब बनाएंगे तो क्या होगा, किस तरह से इसका कहाँ क्या यूज होता है। तो शब्दों के व्याकरण निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये डिक्शनरी यानी शब्दकोश हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब बताया गया कि शब्दकोशों के प्रकार, तो एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश और पारिभाषिक शब्दावली। तो एक भाषी कोश क्या है बच्चों, इसको समझेंगे। तो एक भाषी शब्दकोशों से अभिप्राय ऐसे संग्रह से है। तो संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, जिनमें भाषा व स्रोत, भाषा दोनों एक ही होते हैं। अर्थात जैसे हिंदी है तो हिंदी के शब्दों का अर्थ हिंदी में ही दिया जाएगा, तो यह हिंदी शब्दकोश कहलाएगा, मतलब एक भाषी शब्दकोश। तो एक भाषी शब्दकोश से आप आशय समझ गए होंगे कि जैसे संस्कृत शब्द दिया गया है तो संस्कृत का संस्कृत वर्ड भी दिया गया होगा और उसका हिंदी भी दिया गया होगा। तो यानी जब एक से ज़्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए इंग्लिश की डिक्शनरी है तो इंग्लिश की डिक्शनरी में हिंदी भी दी रहती है, टू अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बताना कि इसका मतलब ये होता है। तो जिसमें एक हिंदी ही दी गई हो तो वो एक भाषी शब्दकोश है। और द्विभाषी शब्दकोशों से अभिप्राय ऐसे संग्रह से है जिनमें कि स्रोत यानी भाषा के शब्दों के सम्यक वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत की जाते हैं। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, तो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश अर्थात हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में रूपांतरित करके बताया जाता है कि अगर हिंदी में आप इसको ये पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में आप इसको ये बोल सकते हैं, तो ये कहलाता है द्विभाषी शब्दकोश। पारिभाषिक शब्दावली, विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। कभी कभी कोई ऐसे शब्द होते हैं जो विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी भाषा की पारिभाषिक शब्दों का सीधा संबंध उस भाषा के सांस्कृतिक एवं वैचारिक विकास से होता है। उस भाषा के सांस्कृतिक और वैचारिक विकास, सामाजिक विकास की इस परंपरा के साथ भाषा जटिल होती जाती है, साथ ही उसमें नवीन संकल्पों का भी जन्म होता है।
जिसके पश्चात इन संकल्पनाओं की परिभाषिक शब्दावली निर्मित की जाती है। यानी कह सकते हैं कि कोई भाषा बहुत साहित्यिक हो गई, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बहुत उसको साहित्यिक भाषा जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा में नहीं रहती है, साहित्यिक भाषा होती, तो उन शब्दों के अर्थ जानने के लिए हम पारिभाषिक शब्दावली वाली शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। चौथा है बहुभाषी शब्दकोश। तो कई बार कोशों में 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कोश में एक भाषा के शब्दों के अर्थ और व्याख्याओं को एक से अधिक भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, मान लो हिंदी की डिक्शनरी है, उसके साथ साथ में हमने हिंदी के शब्दों को रूपांतरित करके अंग्रेजी में भी बता दिया, उसको संस्कृत में भी बता दिया, उसको उर्दू भाषा में भी बता दिया, किसी और मान लीजिए और किसी भाषा में बता दिया, तमिल भाषा में बता दिया, तो ये कहलाएगा बहुभाषीय शब्दकोश। अर्थात ऐसा शब्दकोश जो एक भाषा के अतिरिक्त उसमें और भाषाओं के शब्दों को भी परिचित उससे कराया गया है। अब शब्दकोश की रचना, तो बच्चों रचना का मतलब होता है निर्माण। तो शब्दों का संग्रह करना किसी भी भाषा के शब्दकोश का प्रमुख आधार है। यह अत्यंत जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि शब्दों का चयन करते समय एक बड़ी समस्या ये होती है कि किन शब्दों का चयन किया जाए और किन शब्दों को नहीं, क्योंकि किसी भाषा में अनंत शब्द हैं, तो कौन सी भाषा मतलब कौन कौन से शब्दों को इसमें पिरोया जाए इस डिक्शनरी में। शब्दकोश में शब्दों का संकलन मुख्यतः 2 स्रोतों से किया जाता है। अब उन्होंने फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया कि 2 बातों को ध्यान में रख करके शब्दकोश में शब्दों का चयन किया जाता है। एक लिखित साहित्य से और लोक व्यवहार से। पहला लिखित साहित्य से कैसे चयन करते हैं? लिखित साहित्य से शब्दों के चयन का अर्थ है कि विभिन्न बोलियों भाषाओं में लिखे गए साहित्य से लिए गए शब्दों से। ये देखा कि उस भाषा के जो कौन उच्च कोटि के साहित्य हैं और उनमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उनसे वो शब्द छांट लिए जाते हैं, संग्रह करके शब्दकोश में संकलित किया जाता है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत साहित्य है, उर्दू साहित्य है, तमिल साहित्य है, बंगला साहित्य है। तो इन उच्च कोटि के साहित्यों से इन शब्दों को लेकर के और डिक्शनरी का निर्माण किया जाता है कि ये मान लिया जाता है कि ये कठिन शब्द हैं और इनसे कठिन शब्द और नहीं हो सकते, लोगों को इन्हीं शब्दों का अर्थ समझने के लिए ज़रूरत होगी, तो इन्हीं शब्दों के फिर उसमें शब्द पिरो लिए जाते हैं। लोक व्यवहार से, अभी तो ये था कि लिखित साहित्य से, अब दूसरा आता है लोक व्यवहार से। तो लोक व्यवहार से प्राय लोगों द्वारा परस्पर बातें करते समय, लोक व्यवहार का मतलब होता है आपस में लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो बोलचाल भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों से है जो उनकी भाषा के महत्वपूर्ण अंग बन गए होते हैं तथा जो विभिन्न लोक भाषाओं या बोलियों अथवा विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क स्थापित होने के कारण निर्मित है तथा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंफोटेनमेंट है आदि। इस प्रकार उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा शब्दकोश में नए नए शब्दों का संकलन किया जाता है। तो इस दूसरी जो लोक व्यवहार से जो स्रोत है एक, जिसमें से हम शब्द चयन करते हैं अपने शब्दकोश के लिए, तो उसमें ये ध्यान रखा गया है कि किसी विशेष क्षेत्र में जब हम डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चाहे न्यायालय से संबंधित हो, चाहे वकालत से संबंधित हो, चाहे किसी वैज्ञानिक तथ्यों या मेडिकल, तो उससे संबंधित जो मुख्य शब्द रहते हैं उनको हम ले लेते हैं। तो लोक व्यवहार, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके फिर ये शब्दकोश तैयार किया जाता है। 2 बातों को विशेषकर ध्यान में रखा जाता है, लिखित साहित्य से और लोक व्यवहार से। कौन कौन बच्चों? लिखित साहित्य से और लोक व्यवहार से। अब शब्दकोश की प्रयोग की पद्धति, शब्दकोश को हम अपने जीवन में या अपने व्यवहार में कैसे प्रयोग करते हैं। शब्दकोश में शब्दों का संकलन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक उसका प्रयोग सहजतापूर्वक कर सके। मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं उसमें लिखें और वो मोटी सी आपकी डिक्शनरी है, अब आप उसमें संशय में पड़ गए कि ये जरा सा शब्द है, अब इसका अर्थ हम कहाँ से ढूंढें। तो उन्होंने बताया कि शब्दकोशों का संकलन, शब्दकोश में शब्दों का संकलन इस प्रकार से करना चाहिए कि पाठक वो होता है जो उसको पढ़ता है, उसका प्रयोग सहजतापूर्वक कर सके, आसानी से कर सके, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो शब्दकोश प्रयोग के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। कैसे? अक्षर क्रम, अक्षर अल्फ़ाबेट जानते हो जिसको हम
वर्णमाला बोलते हैं। तो अक्षर क्रम शब्दकोश में शब्दों का संचयन भाषा के वर्णों के अनुक्रम में किया जाता है कि इस अक्षर के सबसे पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम शब्द रख सकते हैं वो रखेंगे, छोटा के बाद फिर बड़ा आता है, फिर उसके जो रखेंगे हैं। तो शब्दकोश में शब्दों का संकलन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक उसका प्रयोग सहजतापूर्वक कर सके। शब्दकोश प्रयोग के सामान्य नियम निम्नलिखित है। पहला है अक्षर क्रम। तो शब्दकोश में शब्दों का संचयन का मतलब होता है इकट्ठा करना, भाषा के वर्णों के अनुक्रम में यानी अक्षरों के क्रम में किया जाता है। इसलिए पाठक को उक्त भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्णमाला का अगर ज्ञान नहीं है कि किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए पाठकों को उक्त भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजनों से पहले रखा जाता है। अगर हम हिंदी वर्णमाला लिखते हैं तो हिंदी वर्णमाला लिखते समय सबसे पहले हम जो हमारे स्वर होते हैं उनको पहले अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ आओ अंग आह ऐसे, तो ये सबसे पहले हमने स्वर रख दिए। फिर व्यंजन आता है। व्यंजन में आपका क ख का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है ना, ता वर्ग है। फिर इसके बाद व्यंजन आता है। तो हिंदी में 9 विकसित ध्वनियों, 9 का मतलब होता है 9 विकसित ध्वनियों जैसे अंग है, ढ है तथा आगत ध्वनियों जो दूसरी ध्वनियाँ आ गई हैं, ख ज जिसमें नुक्ता लगा, ख ज फ को क्रमशः द व ढ तथा ख व ज फ के साथ रखा जाता है। जो हमारी नुक्ता वाले हैं जा है ज तो वो जा के साथ रखा जाएगा, फा तो वो फा के साथ ही रखा जाएगा, है ना। तो संयुक्त व्यंजन है हमारे, संयुक्त व्यंजन 4 छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ स्र को शब्दकोश में क्रमशः क त ज स के साथ रखा जाता है। और अंग इय व अण से कोई शब्द आरंभ न होने के कारण, मतलब कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनसे कोई अक्षर प्रारंभ में नहीं होता, इनका शब्दकोश में अलग से कोई अध्याय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनुस्वर जैसे अंग और आहा व अनुनासिक जिनके ऊपर चांद बिंदु होती है, ध्वनियों का शब्दकोश में वर्णों से पहले रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को वर्णानुक्रम में संकलित करने के साथ साथ, वर्णानुक्रम का मतलब बच्चों यानी अक्षरों के क्रम में, शब्दों की संरचना में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मात्राओं के क्रम का भी अनुपालन किया जाता है ना। तो कि अक्षर के साथ साथ ये अक्षर आएगा, फिर मात्रा है तो मात्रा कौन सी आएगी, जैसे पहले बड़े आ की मात्रा आती है तो बड़े आ के शब्द, फिर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ, तो मात्राओं को भी ध्यान में रखा जाता है। बल्कि दूसरे तीसरे चौथे आदि वर्णों के साथ भी बनाए रखा जाता है कि जैसे व्यंजन में हमारा का वर्ग, तो वर्णों के जो वर्ग हैं हमारे, जो व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया है, तो ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा वर्ग पहले आया, उसी वर्ग के आधार पर अक्षरों को शब्दों को डिक्शनरी में पिरोएंगे। जैसे तो का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, इस प्रकार से उनको अरेंज करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना आपको बताया, शेष नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बारे में समझाएंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यानपूर्वक पढ़िएगा एक बार, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।